राहुल अपने घर में अकेला बैठा था। आज उसका 30वां जन्मदिन था। उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, लेकिन सारी खिड़कियां बंद थीं। अचानक उसके टेबल पर रखा एक फूलदान जोर से जमीन पर गिर पड़ा। वो 1000 टुकड़ों में बिखर गया। वो जम गया। घर में और कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई। डर उसकी रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गया। उसे पता था कि यह कोई मामूली घटना नहीं थी। कुछ बहुत गलत हो रहा था। उसे याद आया कि उसकी दादी क्या कहा करती थीं। वो फुसफुसाती थीं, आत्माएं हमारे बीच घूमती हैं, उनके गुस्से से बच के रहना। दादी की बातें उसके दिमाग में गूंजने लगीं। क्या यही वो गुस्सा था जिसकी वो बात करती थी? थी। जन्मदिन मुबारक हो राहुल। राहुल, सीमा, मुझे लगता है कुछ हो रहा है। सीमा दौड़ी हुई राहुल के घर पहुंची। उसने देखा कि वो बहुत डरा हुआ है। उसने उसे टूटे हुए फूलदान के बारे में बताया, ठंडी हवा के बारे में, अपनी दादी की चेतावनियों के बारे में। ये बस तनाव है राहुल। लेकिन अपने मन में उसे भी बेचैनी सी महसूस हो रही थी। वो राहुल को बचपन से जानती थी। वो जानती थी कि उसे सचमुच कुछ परेशान कर रहा था। राहुल, बात बस इतनी नहीं है सीमा। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मेरा कुछ हफ्ते पहले एक आदमी से झगड़ा हुआ था। उसने मुझे श्राप दिया था। कहा था कि उसकी आत्मा मुझे परेशान करेगी। सीमा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे वो आदमी याद आ गया, एक भिखारी जिसे राहुल ने मदद करने से मना कर दिया था। उस आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या उसका श्राप सच हो सकता है? उसके बाद के दिन अजीब घटनाओं से भरे हुए थे। राहुल को उसके कान में फुसफुसाहट सुनाई देती थी। उसे अपनी आंखों के किनारे पर परछाइयां दिखती थीं। नींद में भी चैन नहीं था। बुरे सपने उसे सताते थे। वो अंदर से टूट गया। उसकी आंखों में डर समा गया। उसका काम खराब होने लगा। उसके दोस्त परेशान हो गए। सीमा उसके साथ रही, लेकिन उसकी मौजूदगी भी उसके आसपास बढ़ते अंधेरे को दूर नहीं कर सकी। एक शाम सीमा को घर छोड़ते समय एक स्ट्रीट लैंप टिमटिमाया और बुझ गया जैसे ही वे उसके नीचे से गुजरे। राहुल पीछे हट गया। उसकी सांस अटक गई। सीमा ने अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस की। हमें किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो हमारी मदद कर सके। राहुल ने बेसुध होकर सिर हिलाया। वो पूरी तरह से हार चुका था। राहुल की हालत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। शहर, जो आमतौर पर जिंदगी से भरपूर रहता था, मानो सांस थामे खड़ा था। डर तेजी से फैल रहा था। श्राप और ताकतवर आत्माओं की फुसफुसाहट हवा में तैर रही थी। लोग सड़कों पर राहुल से बचने लगे। उसके पड़ोसी उसके गुजरते समय अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। वो एक अछूत बन गया था। उनके सबसे गहरे डर का जीता जागता रूप। अखबारों को कहानी की भनक लग गई। शहर को आतंकित करता शापित आदमी। हेडलाइन चिल्ला रही थी। राहुल पर पत्रकारों, असाधारण जांचकर्ताओं और धार्मिक कट्टरपंथियों के फोन आने लगे। उसने खुद को अपने घर में बंद कर लिया। शहर के डर का बोझ उसे कुचल रहा था। वो अपने ही घर में कैदी बन गया था। उसका एकमात्र सहारा सीमा थी, जिसने उसका साथ छोड़ने से इनकार कर दिया था। सीमा राहुल की मदद करने के लिए बेताब को अपनी बूढ़ी चाची की कहानियां याद आईं। प्राचीन रस्मों की कहानियां, बुद्धिमान साधुओं की कहानियां जो आत्माओं से बात कर सकते थे। वह अपनी चाची के पास गई, जो शहर के बाहर एक छोटे से गांव में रहती थी। बूढ़ी औरत ने सीमा की कहानी ध्यान से सुनी। उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। एक साधु है। वो पहाड़ों में बहुत ऊपर रहते हैं। हो सकता है कि वो इस श्राप को तोड़ना जानते हो। सीमा की आंखों में उम्मीद की किरण जागी। ये एक बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। उसने अपनी चाची को धन्यवाद दिया और राहुल को यह खबर सुनाने के लिए जल्दी से शहर वापस आ गई। राहुल और सीमा ने पहाड़ों की खतरनाक यात्रा शुरू की। हवा हल्की होती गई। रास्ते और भी कठिन होते गए। अंत में वे धुंध में घिरे एकांत मठ में पहुंचे। एक कमजोर बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें बहुत तेज थीं, उनका स्वागत करने आया। वो ही साधु थे
उनका ज्ञान उनके चेहरे की हर रेखा पर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धैर्यपूर्वक राहुल की कहानी सुनी। उनकी निगाहें कभी नहीं हटीं। आत्मा एक याद से ताकत ले रही है, आपके बचपन की एक ऐसी याद जो आपको अब तक परेशान करती है। वो भिखारी, उसने उसी याद का फायदा उठाया। राहुल का दिमाग उसके बचपन में वापस चला गया। एक याद जो बहुत पहले दफन हो गई थी फिर से ताजा हो गई। उसने रोटी का एक टुकड़ा चुराया था और दूसरे लड़के को दोषी ठहराया था। उस अपराध बोध ने उसे तब से सताया था। साधु ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में समझ की चमक थी। आत्मा आपके अपराध बोध से ताकत ले रही है राहुल। आपको इसका सामना करना होगा, तभी आप मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने उन्हें एक अनुष्ठान करने के निर्देश दिए। एक ऐसा अनुष्ठान जो राहुल को अपने अतीत का सामना करने और ताकतवर आत्मा को शांत करने के लिए मजबूर करेगा। ये एक खतरनाक योजना थी जो जोखिमों से भरी थी। राहुल बहुत डरा हुआ था, लेकिन वो जानता था कि उसके पास और कोई चारा नहीं है। उसे अपने राक्षसों का सामना करना ही होगा, अंदरूनी और बाहरी दोनों का, अपनी खातिर और सीमा की खातिर। वे शहर लौट आए। उनके दिल घबराहट से भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे शहर उनकी हरकत पर नजर रखे हुए है। उसकी सांसें राहुल के भाग्य से बंधी हुई हैं। साधु के निर्देशों का पालन करते हुए राहुल और सीमा उस जगह पर इकट्ठा हुए जहां उसकी भिखारी से मुलाकात हुई थी। हवा में तनाव था। शहर अपनी सांसें रोके हुए था। राहुल ने लकड़ी का डिब्बा खोला जो साधु ने उसे दिया था। अंदर एक सूखा हुआ गुलाब था। उसे पछतावे की निशानी के रूप में आत्मा को यह गुलाब चढ़ाना था। जैसे ही घड़ी ने आधी रात का समय बताया, राहुल ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने बचपन की गलती कबूल कर ली। उसने अपना अपराध बोध, अपनी शर्म, अपना डर सब कुछ बयां कर दिया। उसके चेहरे से आंसू बह निकले। हवा जोर से चली, जमीन हिल गई। एक ठंडे हाथ ने उसके गाल को छुआ, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। फिर सन्नाटा छा गया। राहुल ने अपनी आंखें खोली। शहर की बत्तियां उसके चारों ओर तेजी से चमक रही थी। हवा शांत थी। सीमा दौड़कर उसके पास आई। उसकी आंखों में चिंता थी। क्या ये खत्म हो गया? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। राहुल को यकीन नहीं था। उसे अलग महसूस हो रहा था, हल्का सा। लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक बेचैनी अब भी बनी हुई थी। उसने उस जगह पर नजर डाली जहां भिखारी खड़ा था। सूखा हुआ गुलाब जमीन पर पड़ा था। उसकी पंखुड़ियां हवा से बिखरी हुई थी। लेकिन उसकी नजर एक और चीज पर पड़ी। एक ताजी गुलाब की पंखुड़ी गहरे लाल रंग की सूखी हुई पंखुड़ियों के बीच पड़ी थी। क्या ये कोई निशानी थी?